नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा आगामी 14 मई को बल्लभगढ़ के पंजाबी वाड़ा में डाली जाने वाली सीवर लाइन के कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 15 मई को बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में बनाई जाने वाली सेक्टर की सभी सड़कों का नवीनीकरण का कार्य भी शुभारंभ करेंगे। मंत्री के आगमन से पहले उनके बड़े भाई टिप्पचंद शर्मा ने पंजाबी वाड़ा और सेक्टर 2 का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें बताया कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शहर की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। पंजाबी वाड़ा में करीब 40 साल पुरानी सीवर लाइन डाली हुई थी, जो कि बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से कॉलोनियों में गंदे पानी भरा रहता था और लोगों को इससे राहत दिलाने के लिए अब यहां नई सीवर की लाइन डाली जा रही है। इसके साथ साथ पीने के पानी की लाइन भी डाली जाएगी। इस मौके पर पारस जैन, पूर्व पार्षद दीपक यादव जैसे गणमान्य लोग मौजूद रहे। बढ़ता अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम आयुक्त फरीदाबाद, बड़कल और बल्लभगढ़ के उपमंडल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम 1994 के अनुसार फरीदाबाद की मतदाता सूची बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि 12 मई से लेकर 18 मई तक लोग अपनी वोट की सूची में जाकर चेक कर सकते हैं कि मतदाता सूचना संग्रह केंद्र यानी कि VICC अंतर्गत वेबसाइट पर जाकर अपनी वोट को लिस्ट में चेक कर सकते हैं। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार ही 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर विधानसभा सूची के आधार पर नगर निगम की वर्तमान मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 12 से 18 मई की तक मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में आपत्ति कराना चाहे, तो वो इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति लिखित में 12 से 18 मई तक कार्यालय समय के दौरान यानी कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक संबंधित वार्ड में तैनात कर्मचारियों से कर सकते हैं। वे समय के बाद किसी भी तरह के दावे आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। बढ़ता अगली खबर की ओर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों को आने वाले दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फरीदाबाद में इस एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है और बड़ौली पुल से लेकर PPTP पुल तक पिलर खड़े किए जा रहे हैं। अब इन पर सीमेंटेड गार्ड लगाने का काम शुरू किया जाना है। उसी को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से 1 किलोमीटर लंबे इस रूट को अगले 2 महीने तक डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि इतना सा एरिया फरीदाबाद के व्यस्त रहने वाले सेक्टरों और ग्रेटर फरीदाबाद के गांव से जुड़ा हुआ है और इसलिए आने वाले दिनों में लोगों के लिए बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है। फरीदाबाद पुलिस ने ट्रायल किया था कि 13 मई से यहां रूट पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा और फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि फरीदाबाद से होकर गुजर रहा है, पहले फरीदाबाद दिल्ली बाईपास रोड था और अब इस बाईपास रोड पर मुंबई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। 12 लाइन के इस एक्सप्रेसवे पर बड़ौली पुल से लेकर PPTP पुल तक पिलर खड़े किए जा चुके हैं और आगे का काम करने के लिए पुलिस ने इस रूट पर को डाइवर्ट कर दिया है और इधर उधर जाम ना लगे, इसलिए पुलिस ने कई रास्तों का विकल्प रखा है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक रूट के लिए एक्सप्रेसवे से पहले दिल्ली और फरीदाबाद की ओर से सेक्टर 8, 9, 10, 11, 12 और आगरा गुड़गांव नहर के साथ साथ आउटर बाईपास को विकल्प बनाया है। फरीदाबाद पुलिस के ट्रैफिक थाना प्रभारी दर्पण कुमार की माने तो इस रूट को डाइवर्ट करने से लोगों को ज़्यादा दिन परेशानी नहीं आने वाली। जिन लोगों को पता चल जाएगा कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, वो अपने आप दूसरे रास्तों का विकल्प चुन लेंगे। फिर भी यदि कोई भी जगह रह जाती है जहां ज़्यादा जाम रहेगा, तो पुलिस की तैनाती भी की जा सकती है और ट्रैफिक की जिम्मेदारी रहेगी कि वो ट्रैफिक को संभाले। ट्रैफिक पुलिस इस पर पूरी अपनी तैयारी रखेगा। आज 11 तारीख को NHOI की तरफ से हमारे पास लिखित में आई थी एक दरख्वास्त। उन्होंने कहा है कि आज 11 तारीख को एक रिहर्सल के तौर पे इसको डाइवर्ट किया गया है और 2-3 दिन के बाद ये परमानेंट 1.5 महीने के लिए लगभग ये बंद रहेगा। तो 1.5 से 2 महीने के लिए बंद रहेगा। आज पहला दिन था, भले ये रिहर्सल थी, लेकिन आज तो बहुत बुरा हाल था ट्रैफिक का आज पूरे फरीदाबाद में। फरीदाबाद से मतलब जो आसपास के जो भी इलाके हैं, सेक्टर 12 है, 13 है,
ऐसा हमने कल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, लोग इस रूट को अवॉइड करें और अपना अल्टरनेटिव रूट फॉलो करें। तो आज कुछ लोगों को जैसे पता लग पाई है, जो नहीं पता लगी उनको जैसे ही 1-2 दिन में अपना रूटीन में आ जाएंगे तो ट्रैफिक ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कोई बात नहीं। तो रोड मैप बनाया सर उसमें कि क्या कहाँ डाइवर्ट करना है इसको? बिल्कुल, हाँ जी, हमने बनाया रोड मैप भी, हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, जिसमें बीपीटीपी पुल से जो दिल्ली की तरफ से आ रहा है ट्रैफिक, जो बल्लभ जाने वाला है, बीपीटीपी पुल से लेफ़्ट लेकर अगर आगरा कनाल के साथ नहर की पटरी होकर बडोली पुल को क्रॉस करके वापस अपने इसमें बाईपास पे आकर बल्लभ तरफ चला जाएगा। और जो बल्लभ तरफ से आ रहा है, जो दिल्ली जाने वाला है, वो बल्लभ बाईपास से आते हुए कोर्ट रोड पर अपना लेफ़्ट लेकर और थोड़ा आगे चलकर राइट होकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एस्कॉर्ट जो फैक्ट्री है उसके आगे से राइट लेकर 12-15 डिवाइडर रोड से राइट लेकर और वापस बीपीटीपी चौक तक आ जाएगा और बीपीटी चौक से लेफ्ट लेकर अपना दिल्ली की तरफ चला जाएगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ जेसीबी चौक के पास सेक्टर 55 थाने की तरफ जाने वाले लोग रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़क को पार करते हैं। यहाँ आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट हो ही जाता है। लोहे की 2.5 से 3 फीट ग्रिल को रोजाना कूद कर पार करते हुए लोग यहाँ अक्सर नजर आते हैं। ग्रिल को पार करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री हैं और लोग इनमें काम करने के लिए भी जाते हैं। कोई फुट ओवर ब्रिज ना होने की वजह से लोगों को ग्रिल को कूदकर ही दूसरी तरफ जाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, पर क्या करें, ड्यूटी पर लेट ना हो जाए इसलिए ऐसा करना पड़ता है। सरकार और प्रशासन को यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बनाना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ से 150 मीटर आगे फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, वहाँ से जाते हैं तो कंपनी के लिए लेट हो जाते हैं, इसी वजह से ऐसा करना पड़ता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस का ये नारा फरीदाबाद में सफेद हाथी के दांत सिद्ध होता नजर आ रहा है। आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप फरीदाबाद के गांव बड़ौली के रहने वाले राकेश शर्मा लगा रहे हैं। उनके मुताबिक उनकी पुश्तैनी जमीन पर उनके सगे भाई ने कब्जा कर लिया है। जिस जमीन को उन्होंने मांगा तो उसके भाई ने अपने बेटे और कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। घटना बीते 9 अप्रैल की है, जिसे पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आज तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राकेश शर्मा ने बताया है कि इससे पहले भी उसके भाई उसकी पत्नी पर दुष्कर्म का प्रयास कर चुके हैं। इस मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें सजा भी दी जा चुकी है। फिलहाल वो बेल पर बाहर है और बाहर आने के बाद उन्होंने साजिश के तहत उन पर हमला किया, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें भी आई। फिलहाल अब तक काम करने की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते उनके घर की हालत खराब होती जा रही है। वो चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ पुलिस उचित कानूनी कार्यवाही करे और उन्हें इंसाफ दे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। हाँ जी, मेरे भाइयों के साथ ज़मीन का मामला, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्सा की ज़मीन 420 में बेच दी। मैंने उसका केस अदालत में डाल दिया था, तो उन्होंने मुझे धमकी दी, या तो केस न वापस ले ले, नहीं तुझे जान से मार डालेंगे। और उन्होंने मुक्की और धर्मपाल ने मेरी बीवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करी। वो मुकदमा मैंने फरीदाबाद कोर्ट में डाला। आर के शर्मा जज, सेक्शन जज ने उनकी सज़ा कर दी। अब वो जमानत पर है और वो हाई कोर्ट अपील में चल रहा केस। जो मारपीट हुई है, क्या वो पुरानी रंजिश को लेकर हुई है? क्या पुरानी रंजिश थी, जमीन विवाद पे। मैंने अपना हिस्सा मांगा, उन्होंने हिस्सा नहीं दिया। कह रहे हम हिस्सा तो देंगे नहीं, पर तुझे जान से मार डालेंगे, तेरे परिवार को जान से मार डालेंगे। तो पुलिस को शिकायत दी आपने? पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्होंने पैसा भर दिया। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है आपका? पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी आगे। तो क्या चाहते हैं प्रशासन? हम चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो, उनको मुलजिम उनको गिरफ्तार करे और उनको कोर्ट में पेश करे, हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो कौन है जिन्होंने आप पर इस पर हमला किया? मेरे भाई है, 2 अनजान थे, एक को मैं पहचानता हूँ, वो मेरे गांव का ही है। और मेरे भाई है, मेरा भाई बड़ा भाई धर्मवीर है, छोटा मुकेश है, और उसका मुकेश का लड़का मुकुल, धर्मवीर का लड़का टीटू और कैलाश।
इन सबके हाथ में सरिया थे मोटे मोटे, और इन्होंने मेरे पे एकदम देखते अटैक कर दिया। और धर्मवीर ने मेरे सिर में सरिया मारा, जो कि मैं नीचे गिर गया। कहाँ से आ रहे थे जिस समय आपका? मैं 15 सेक्टर ड्यूटी करके आ रहा था जी। ये करीबन 9 तारीख की बात है, 9/4/2022। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या उम्मीद करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई हो, मेरी कार्रवाई करी जाए। चलो बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में गरीबों को अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल रहा है। बता दें कि फरीदाबाद के सेहतपुर पल्ला इलाके में जब मीडिया की टीम सरकार द्वारा मिलने वाले अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों से जानने पहुंची, तो लोगों ने बताया कि सेहतपुर पल्ला के इलाकों में उन्हें अन्नपूर्ण योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। वहीं इस योजना का लाभ वो लोग ले रहे हैं, और न केवल सरकार बल्कि डिपो होल्डर का भी उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें सही समय पर राशन मिल जाता है, इसके चलते उनकी कुछ आर्थिक मदद हो जाती है। सेहतपुर पल्ला इलाके की ये बात है, जहां पर मिलने वाले अन्नपूर्णा योजना के बारे में लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें बीजेपी सरकार द्वारा मिलने वाली इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में शुरू हुई पीएम योजना के तहत डबल राशन वितरण प्रणाली का लोगों को लॉकडाउन में भी लाभ मिला, और आज भी लोगों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मिल रही इस योजना के तहत लोगों को मुफ्त राशन, तेल इत्यादि दिया जाता है, जिससे लोगों की आर्थिक मदद होती है। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल के गांव दिघौट स्थित हत्या की रंजिश के चलते दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या करने के चर्चित मामले में लिप्त 2 और आरोपियों को सदर थाना पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लाई, और इस मामले में 2 आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग की गई, और गांव दिघौट में गोली लगने से जहां जसवीर की मौत हो गई तो 3 युवक घायल हो गए। हत्या के इस मामले में सदर थाना पुलिस की गिरफ्त में पहले 2 आरोपी मनोज और राहुल काबू में आ चुके हैं, और इस हत्याकांड के 2 आरोपी जो दिल्ली की तिहाड़ जेल और रोहिणी जेल में बंद थे, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लाई। और सदर थाना प्रभारी राधे श्याम ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि जिन 2 लोगों ने गोलियां चलाई वो सुपारी किलर थे, जबकि गाड़ी में सवार होकर करीब आधा दर्जन लोग आए थे। उन्होंने बताया कि जिन 2 आरोपियों को लाया गया उनके नाम गांव धती निवासी संदीप डागर और गांव लालपुर निवासी कैलाश डागर है। दिघौट में मर्डर हुआ था, जसवीर हत्याकांड, जिसमें कई आरोपी थे, जिसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, मनोज और राहुल, और 2 आरोपियों को कल हमने प्रोडक्शन वारंट में कोर्ट से प्राप्त किया, जो कि दिल्ली तिहाड़ जेल में और रोहिणी की जेल में बंद थे, जिन पर मौके पर वारदात पर झगड़ा कर और गोली चलाने के आरोप लगे थे। इनके साथ और भी साथी थे, लेकिन 2 आरोपियों को हमने कल प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के इनको 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जो इनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ करने के बाद जो भी फैक्ट आएंगे वे सामने ला दिए जाएंगे। सर, जो आरोपी हैं इनके साथ कितने और लोग शामिल हैं, और इनका मेन कार्य क्या था पूरी वारदात में? इनके साथ और भी साथी हैं, इनके कई साथी हैं, जो कि सचिन खेड़ी है, और उसका उसी गांव का एक और साथी है, टेकचंद डागर है, नीरज पंडित है, फरीदपुर का रहने वाला, जो ये कौशल गैंग से संबंध रखते हैं, और इनका टारगेट है उगाई के पैसों को लेकर के और टोल को ऑपरेट करने को लेकर के इनका झगड़ा आपस में गैंगवार थी, और उसी गैंगवार के तहत इन्होंने वर्चस्व की लड़ाई को कायम रखते हुए इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। सर, हत्या का मुख्य कारण क्या रहा? हत्या का मुख्य कारण एक तो 2 कारण रहे हैं, एक तो वर्चस्व की लड़ाई दोनों गैंग के अंदर, और दूसरा कारण ये रहा है उगाई के पैसों को लेकर के। बढ़ते अगली खबर की ओर। चांदहर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों द्वारा 2 पेट्रोल पंप की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, और पुलिस ने 2 लुटेरों को काबू कर लिया है, जबकि एक आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया है कि 7-8 मई को
अलग अलग पेट्रोल पंप से अज्ञात लुटेरों द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पहली घटना अमरपुर स्थित पेट्रोल पंप से सेल्समैन धर्मेंद्र निवासी फरीदा यूपी से अज्ञात आरोपियों ने हथियार के बल पर 9,800 रुपये नकदी लूट कर फरार हो गए थे। दूसरी घटना में आरोपी द्वारा श्री श्याम पेट्रोल पंप अलीगढ़ रोड पलवल के जीपी से कट्टे की नोक पर 36,730 की नकदी को लूट लिया गया था, जिस संबंध में अमन गोयल पुत्र राकेश गोयल निवासी पलवल की शिकायत पर चांदर थाना पुलिस ने लूटपाट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए वारदात में संलिप्त एक आरोपी मनीष पुत्र रामकिशन निवासी गाँव खेटला थाना चांदहट को 11 मई को किटवाड़ी के पास से गिरफ्तार किया, जबकि निशानदेही के आधार पर वारदात में शामिल दूसरे आरोपी दीपक पुत्र कमल उर्फ टेकचंद निवासी भंबू का नगला थाना चांदहट को गाजियाबाद यूपी से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने गहन पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने अपने एक अन्य तीसरे साथी के साथ मिलकर दोनों वारदातों को अंजाम दिया। हमारे 7 मई और 8 मई को 2 घटनाएं पेट्रोल पंप की लूट हुई थी पुलिस स्टेशन चांदहट के एरिया में, जिनको हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार और उनके मार्गदर्शन पर श्री मुकेश मल्होत्रा जी एसपीएस जो भी एसपी साहब का काम देख रहे हैं, उनके निर्देशानुसार एसएचओ जांच श्री रमेश चंद के मार्गदर्शन पर अपनी टीम गठित की और जिस पर हमने 2 एक्यूज को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक एक्यूज मनीष सन ऑफ रामकिशन, ये खेलना गाँव का रहने वाला, इसको हमने कल लेट आवर्स में नाइट में गिरफ्तार किया और इसकी पूछताछ पर इसने 2 एक्यूज अपना लिखा दीपक सन ऑफ कमल, ये भंबू का नगला पीपी पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट जो है बागपुर के अंदर पड़ता है, इसको गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। तो दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। कितने कितने पैसे की लूट की थी इन्होंने और कौन कौन शामिल थे इनके साथ? एक साथी और था इनके साथ में, अभी उसका नाम तो बोलना उचित नहीं है, लेकिन ये 3 एक्यूज थे, तीनों मोटरसाइकिल पर पहले पद्मावत पेट्रोल पंप है अमरपुर में, तो उसकी लूट की थी इन्होंने करीब 8:30 बजे 7 मई को शाम को 8:30 बजे और नेक्स्ट डे पेड़क पेट्रोल पंप के पेड़क गांव के पास में पेट्रोल पंप है श्री श्याम, वहाँ से करीब 1:30 बजे के आसपास 8 मई को लूट की थी, जहाँ से अमरपुर पद्मावत से तो इन्होंने 98,000 रुपये 9810 रुपये लूटे थे और 36,730 बड़ताल की खबर की और देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इस भीषण गर्मी के दौरान मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जारी चेतावनी में कहा है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में 12 मई से 15 मई तक हीट वेव चलेगी। यही नहीं, मौसम विभाग ने ये भी अनुमान लगाया है कि अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, जबकि आने वाले दिनों में गुरुग्राम समेत अन्य इलाकों में तापमान में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगा। इस भीषण गर्मी के बीच लोगों को सावधानी बरतने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो जब भी घर से बाहर निकले तो पानी की बोतल साथ में लेकर बाहर निकले और बार बार ठंडे पानी का सेवन करें। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए बचाव के उपाय अपनाएं। हाइड्रेशन हो जाती है, हमें अपने साथ पानी रखना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हम गर्मी से बचे रहें। हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड, पिज़्ज़ा, इन सबको अवॉइड करना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नारियल पानी वगैरह, जूसेस। हाँ, पहले भी देखी थी पर इस बार की गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही है। हमें पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए और स्कूल ने ये भी अच्छा काम किया है कि 12:30 बजे तक हमारा स्कूल कर दिया है। ऑलमोस्ट आई थिंक सब स्कूल में है और सीनियर स्कूल में ये भी हो रहा है। और प्लान अच्छी चीज़ की है, हमारी छुट्टी कर दी है 12:30 बजे गवर्नमेंट के ऑर्डर से, जिसके कारण हम स्कूल जल्दी कर पा रहे हैं और दोपहर में चलना नहीं पड़ रहा। और गर्मी इसलिए हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर 100 सालों में
2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसकी वजह से वो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, हवा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मीथेन, इन गैसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और सनलाइट आती है और कैप्चर हो जाती है यहाँ पे। इसके लिए हमारे स्कूल ने एक प्रबंध किया है जिसके अंदर हमारे स्कूल वाले हमको छोटे छोटे गमले देते हैं और रीज़न पता है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जरूरी है आप हेल्दी फूड खाइए, पानी पीते रहिए, जब हो सके आप घर में रहिए, जब जरूरत हो तो घर से बाहर निकलें। और पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। हर इंसान को एक पौधा ज़रूर लगाना है जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकें और हेल्दी रह सकें। डेवलपमेंट के ये तो है कि डेवलपमेंट होगा तो ये चीज़ होंगी, लेकिन इसको आपको सेफ भी रखना है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि प्लेसिंग है ठीक है, वहाँ पे प्लांट लगाते रहिए, ध्यान रखिए चीज़ का, जितना हो सके मतलब आप यूज़ कीजिए, बंदिश यूज़ मत कीजिए किसी को जबरदस्ती। आपको काम है तो निकालिए, आप वाहन यूज़ कीजिए। हो सकता आप कहीं जा रहे हैं साथ में चले जाएँ, किसी के 2 जने एक ही जगह जा रहे हैं तो अलग अलग कार ना यूज़ करें, तो कार पूलिंग आप कर सकते हैं। इस तरह से इससे अच्छा कोई भी वो नहीं है गर्मी से बचने का, और ठंडी चीज़ें यूज़ करो अपना। जगह जगह नींबू पानी है, गन्ने का रस है, वो उसका सेवन करें। गर्मी तो देखो होती थी लेकिन इतनी गर्मी नहीं जितनी अब की बार हुआ है। जो अपना ये यूक्रेन का युद्ध वगैरह चल रहा है ना, उससे भी कुछ फर्क है। औद्योगिक भी है, जैसे रोड बन रहे हैं, जितने पेड़ काटे जा रहे उतने लगाए नहीं जा रहे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।